मित्रों नमस्कार। मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। हमने इससे पहले मौर्य वंश के 3 शासकों को लाइन से देखा। सबसे पहले तो हमने चंद्रगुप्त मौर्य साहब को देखा, फिर उसके बाद में हमने बिंदुसार को देखा और तत्पश्चात हमने सम्राट अशोक का अध्ययन किया। और ये तीनों जो हैं मौर्य वंश के एक हम पिलर कह सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से हमने चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक पर हमारा जो है एक ध्यान आकर्षण ज़्यादा रहा। और आज जो है हम मौर्य वंश की जो सामाजिक आर्थिक धार्मिक स्थिति है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे और हमारे अध्ययन का केंद्र यही रहेगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अपने वीडियो पर आते हैं। और उससे भी पहले मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूं कि आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जब भी आपको समय मिले तो आप मेरे वीडियो को अवश्य देखिए। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मौर्य वंश की प्रशासनिक व्यवस्था। तो मौर्य प्रशासन में पहली बार राजनीति एकता देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब मौर्य प्रशासन में पहली बार क्या देखने को मिली? राजनीतिक एकता, मतलब पूरा भारत एक। ठीक है, इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है ये हमको मौर्य वंश में ही पहली बार देखने को मिला। उसके अलावा देखिए, समस्त शक्तियां राजा में केंद्रित होती थी और वह निरंकुश नहीं था। मतलब सारी की सारी जो पावर थी वो किसके पास में थी? केंद्र के पास में थी। और केंद्र में हेड होता था राजा और पूरा जो पावर है वो राजा के पास में होता था, लेकिन राजा निरंकुश नहीं होता था। लेकिन है ना, तो ये वाली बात है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोग देखते हैं बहुत सारी व्यवस्थाओं में कि जब पूरा का पूरा पावर किसी राजा को मिल जाता है तो वो तानाशाही करने लगता है, वहाँ पर ऑटोक्रेसी आ जाती है। ठीक है, डेमोक्रेसी वहाँ पर बिल्कुल विलुप्त हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हमको ऐसा देखने को नहीं मिलता। उपधा परीक्षण, उपधा परीक्षण में देखिए क्या क्या होता था। एक मुख्यमंत्री होता था, पुरोहित होता था, इसको कहते थे उपधा परीक्षण। मुख्यमंत्री और पुरोहित, और इन दोनों का क्या होता था? चुनाव की व्यवस्था थी। देखिए चुनाव का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, बाकायदा चुनाव होता था। ठीक, उसके अलावा जो राजा होता था और राजा के नीचे होते थे मंत्री परिषद के सदस्य, जिनको हम लोग अमात्य कहते थे। अमात्य मतलब होता है मंत्री। मंत्री परिषद के जो सदस्य होंगे वो मंत्री होंगे और मंत्रियों को ही अमात्य कहा जाता था। और ये पूरी की पूरी मंत्री परिषद जो है राजा के अंडर में काम करती थी, मतलब राजा का मंत्री परिषद पर पूर्णतः नियंत्रण होता था। उसके अलावा हम लोग देख लेते हैं, मंत्री परिषद के अलावा उप समिति के सदस्यों को मंत्रीणः कहा गया है। अभिलेखों में इनको परिसा क्या कहा गया है? परिसा कहा गया है। बात समझ में आ रही है? मंत्री परिषद के अलावा उप समिति के सदस्यों को मंत्रिणः कहा गया है। अभिलेखों में इनको परिसा कहा गया, इसको याद रखेंगे। मंत्री परिषद का गवर्नर को, जो मंत्री परिषद का जो गवर्नर था उसको सेनाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, नौसेना कमांडर और आय व्यय नियंत्रणकर्ता, इन सब के जो है जिम्मेदारी उसको निभानी पड़ती थी। ठीक है, इसका वेतन जो था वो 1200 पण था। कितना था इसका वेतन? 1200 पण। पण उस समय चलता था, है ना, जैसे आज रुपया चलता तो उस समय क्या चलता था? यूनिट, वो थी पण। अब देख लेते हैं, शीर्ष अधिकारियों की संख्या 18 होती थी। जो शीर्ष अधिकारी कितने होते थे? 18 होते थे। इन्हें तीर्थ कहा जाता था। मंत्री परिषद के जो शीर्ष 18 अधिकारी थे, है ना, और इनको क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। अर्थशास्त्र में इनका वर्णन मिलता है। ये अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? चाणक्य ने लिखी थी। चाणक्य को हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं, है ना। अब कौन कौन से होते थे? देखिए, मंत्री या पुरोहित, है ना, ये प्रधानमंत्री होता था। जो मंत्री या पुरोहित होता था ये हेड बॉस होता था, प्रधानमंत्री होता था, मतलब राजा के अंडर में ही रहता था क्योंकि कैबिनेट में शामिल है, मंत्री परिषद में शामिल है। सेनापति, सेनापति जो था युद्ध विभाग का मंत्री होता था। सन्निधाता, ये कोषाध्यक्ष कहलाता था। समाहर्ता, राजस्व विभाग। दंडपालिक, मतलब पुलिस अधिकारी होता था। और इसको रक्षण, है ना, इसके अंतर्गत क्या होता था? पुलिस अधिकारी, इसको रक्षण भी कहते थे या कांस्टेबल कहते थे। ठीक, अभी कांस्टेबल कहा जाता है और उस समय इसका नाम था रक्षण। दुर्गपाल, या इसको दुर्ग रक्षक कहा जाता था। व्यावहारिक न्यायाधीश, मतलब नगर का एक न्यायाधीश होता था जो नगर के मामलों को सलटाने का काम करता था। ठीक है, सलटाना। अंतपाल, अंतपाल जो होता था सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। जो सीमावर्ती क्षेत्र होते थे तो उनके जो दुर्ग होते थे वो उनका रक्षक होता था। उसके अलावा देखिए, प्रदेष्ठा, प्रदेष्ठा मतलब ये भी न्यायाधीश होता था जो फौजदारी मामले देखता था। नायक, ये सेना का संचालक करता था। नागरक, या इसको पौर कहते थे, जो कि कोतवाल है। आटविक, ये वन विभाग का प्रधान होता था। कर्म कर्म कर्मवनिक, ये उद्योग तथा कारखानों का मंत्री होता था। जो होता था कर्मनिक होता था, ये उद्योग तथा कारखानों का मंत्री होता था। दैवारिक,
राजमहल की देखरेख करने वाला होता था। मंत्री परीक्षा अध्यक्ष, ठीक है, मंत्री परीक्षा अध्यक्ष, ये होता था परिषद का अध्यक्ष। बात समझ में आ रही है ना? ये जो परिषद होता था मंत्री परिषद, उसका ये हेड बॉस होता था, मंत्री होता था उसका। इसके अलावा 26 अन्य पदाधिकारी भी इस मंत्री परिषद के नीचे द्वितीय श्रेणी में शामिल थे। पहली श्रेणी में तो ये सारे आते थे, इसके नीचे एक सेकंड श्रेणी आती थी, उसमें कितने मंत्री थे शामिल? पदाधिकारी थे 26, मतलब 26 मंत्री भी नीचे और थे, मतलब जिसको 26 पदाधिकारी भी कहा गया है। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ का सिचुएशन कैसा था। सबसे छोटा होता था, सबसे बड़ा होता है प्रांत। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ग्राम, जो ग्राम का हेड था वो ग्रामिक कहलाता था, ठीक है। और जो राजुक होता था वो गांव का जज होता था, ठीक है। तो गांव का हेड बॉस जो होता था वो ग्रामिक कहलाता था और राजू जो था वो गांव का जज था। उसके अलावा हम लोग देख लेते हैं जो नगर होता था, नगर का हेड नागरिक कहलाता था और महामात्र वहाँ का जज होता था नगर का। उसके अलावा जिले होता था, जिले का हेड आहार या विष कहलाता था और विषय प्रति जो होता था वो यहाँ का स्थानिक डीएम होता था या प्रादेशिक डीएम होता था। स्थानीय डीएम मतलब वही जो आजकल कलेक्टर जो काम करता है वही काम जो है इनका होता था जिले में, है ना, विषयपति का। प्रांत, प्रांत का जो हेड होता था उसको कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। बात समझ में आ रही है? आपने महाभारत देखे होंगे तो गांधारी जो है दृष्टा को बार बार आर्यपुत्र आर्यपुत्र कहती है, ठीक है। आर्यपुत्र का मतलब होता है पूरे प्रांत का जो हेड होता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए ऊपर में जाएं तो इसको हम लोग उत्तरापथ कहते हैं, दक्षिण में ये दक्षिणापथ है। इधर जाते हैं तो ये अवंती राष्ट्र मिलता है पूर्व में, इसकी राजधानी जो है उज्जैनी है। इसके अलावा जब हम पूर्व में जाते हैं तो कलिंग है, कलिंग की राजधानी तोसली है। और उत्तर पूर्व में हम लोग देखते हैं, सॉरी दक्षिण पूर्व में, तो ये हमको प्राची या मध्य पाटलिपुत्र जो है ना, प्राची या इसको मध्य देश कहते हैं जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, ठीक है। दक्षिणापथ, उत्तरापथ, इधर कलिंग पूर्व में, पश्चिम में जाएंगे तो अवंती और दक्षिण पूर्व में हमको प्राची या मध्य देश मिलेगा जिसका पाटलिपुत्र है ना। आर्थिक स्थिति यहाँ देख लेते हैं। आर्थिक स्थिति में हम लोग बात करें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र से भी हमको पता चलता है कि राजस्व की रूपरेखा, राजस्व की रूपरेखा में क्या था? कृषि था, पशुपालन था और वाणिज्य था। इन तीनों को एक साथ क्या कहा जाता था? वार्ता कहा जाता था। भूमि, भूमि जो कृष्ट भूमि होती थी मतलब जुती हुई भूमि, अकृष्ट भूमि मतलब बिना जुती हुई भूमि और स्थल मतलब ऊंची भूमि। तो यहाँ पर भूमियों का इस तरीके से डिवाइडेशन होता था। सिंचाई हेतु सेतुबंध शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और कृष्ट भूमि, अकृष्ट भूमि और स्थल, इन तीनों को संयुक्त रूप से सीता, इसका जो हेड होता था उसको सीताध्यक्ष कहा जाता था। और यहाँ देखिए लिखा है राजकीय भूमि। राजकीय भूमि जो है दासों को, कर्मकारों को, दासी कर्मकारों और दासों को दी जाती थी। तो ये इस पे क्या करते थे? बुआई करते थे, उसकी क्या करते थे? गुड़ाई करते थे। और ये उनका दंड भी यही था कि भैया तुमको हमें ज़मीन अलॉट कराते हैं, इस पे तुम ये काम करो और हमको कुछ उगा के दो इस पे। तो इस प्रकार से इनकी सजा भी थी। भूमि कर 1/6 था, है ना। भूमि कर कितना था? 1/6। मंत्रियों की अधिकतम जो वेतन होता था मंत्रियों का वो 48,000 पण अधिकतम और न्यूनतम था 60 पण। एक पण बराबर होता है 3/4 तोला चांदी के बराबर। 3/4 मतलब ये हो गया 3/4 हिस्सा, मतलब हो गया 75%। 100 में 75% तोले के बराबर एक चांदी थी, ठीक है, एक पण। राजकोषीय भूमि से होने वाली आय को सीता कहा जाता था और बलि भू राजस्व कर था। बलि क्या था? एक प्रकार का भू राजस्व कर था। और कौन कौन सी मुद्राएं चलती थी? देखिए आहत रजत मुद्राएं, मान्य मुद्रा उस समय की, ठीक है। आहत रजत मुद्राएं, रजत मतलब होता है, रजत यानी क्या होता है? कांसा, ठीक है। रजत, रजत यानी चांदी होता है। और इन सब का जो हेड होता था उसको लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था, ठीक है, जो इन सब चीज़ों को देखता था। और कौन कौन से चलते थे देखिए, कासारपण, धरणपण मतलब ये चांदी का बना होता था। सुवर्ण मतलब सोने का सिक्का, माशक मतलब तांबे का बड़ा सिक्का और काकर्ण मतलब तांबे का छोटा सिक्का। इस तरीके से ये अन्य सिक्के भी चलते थे, ठीक है। और इन सबको जो देख रहा होता था उसको लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था, इस पूरी व्यवस्था को। ब्याज पर जो मुद्रा दिया जाता था उसे रूपिका या परीक्षण कहा जाता था, ठीक है। उद्योग धंधों की श्रेणी, उद्योग धंधों को क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता था। सामाजिक स्थिति देख लें तो इंडिका में 7 जातियों का वर्णन मिलता है। इंडिका मैगस्थनीज ने लिखी थी, बात याद रखेंगे। वर्णाश्रम व्यवस्था थी,
ब्राह्मणों को छोड़कर कोई न तो अंतर्जातीय विवाह और न ही दूसरों का पेशा अपना सकता था। ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता था, यानी सारी छूट ब्राह्मणों को थी। मतलब ये कुछ भी कर सकते थे, मतलब बाकी लोगों पर क्या थी, बंदिशें थी। स्त्रियों का पुनर्विवाह या नियोग प्रथा प्रचलन में थी, मतलब स्त्रियां पुनर्विवाह कर सकती थी, और नियोग मतलब तलाक ले सकती थी। तलाक प्रचलन में था, देखिए आ गया, और उसे मोक्ष कहते थे। तलाक को क्या कहा जाता था, मोक्ष कहा जाता था। हाँ सही बात है, एक प्रकार का मोक्ष है ये तलाक भी। वैश्यावृत्ति, दास प्रथा और सती प्रथा जो है प्रचलन में आ चुकी थी। ठीक है, और जो वर्ण व्यवस्था थी थोड़ी जटिल हो गई थी, याद रखेंगे इस समय, है ना। और वैश्यावृत्ति किसके अंडर में थी, राज्य के नियंत्रण में थी। देव मूर्ति मतलब देवताओं की मूर्ति बनाने वाले को कारू कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कारू, कालू नहीं। ब्राह्मणों को राज्य से कर मुक्ति भूमि मिलती थी, उन्हें ब्रह्मदेव भूमि कहते थे। क्या कहते थे उनको, ब्रह्मदेव भूमि कहते थे। मतलब ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि दी जाती थी, उसको क्या कहा जाता था, ब्रह्मदेव भूमि कहा जाता था। अब कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी जो था सेनापति होता था। गुप्तचर विभाग को गुण पुरुष कहा जाता था। जो गुप्तचर होता था उसको गुण पुरुष कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला को रूपा जीवा कहा जाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप होता था, जब जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। गोप जो होता था, गोप के अंडर में कितने होते थे, 10 गांव होते थे। ठीक है, और जो जीवन भर महिलाएं अविवाहित रहती थी उनको अमाजू कहा जाता था। ठीक है, गुप्तचर विभाग का मंत्री जो है उसको महामात्य सर्प कहा जाता था। ठीक है, तो आज के लिए हम अपने वीडियो पर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।